अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह यूईटी के पास पेपर को सॉल्व करेंगे कि वो सवाल जो आपसे यूईटी के पास में पूछे गए। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1। अ स्टीप बॉल held a short distance edge above the surface of liquid in a deep tank is released. Which of the following does not affect the terminal velocity of the ball in the liquid? अब हमारे पास यहाँ पे एक जो वर्ड अपेयर हो रहा है उसे हम लोग कह रहे हैं टर्मिनल वेलोसिटी। देखो टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है। टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास वेलोसिटी ही है, लेकिन ये हमारे पास एक ऐसी बॉडी की वेलोसिटी है कि उस बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस तो एक्ट हो रही हैं, लेकिन जब वो बहुत सारी फोर्सेस को जब हम लोग वेक्टोरियली ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स निकल के आ रही है वो जीरो निकल के आ रही है। ओके, हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स निकल के आ रही है वो जीरो निकल के आ रही है, जिसकी वजह से हमारे पास उस बॉडी की जो एक्सीलरेशन है वो हमारे पास जीरो है। ओके, तो उस बॉडी की हमारे पास जो वेलोसिटी हो गई वो हमारे पास कांस्टेंट हो गई। तो ऐसी वेलोसिटी को हम लोग बेसिकली कह रहे होते हैं कि हमारे पास ये टर्मिनल वेलोसिटी है। जैसे हमारे पास कोई भी जो बंदा है, अगर हमारे पास एरोप्लेन से जंप करता है तो होता ये है कि हमारे पास जो उसका पैराशूट है जब वो ओपन होगा तो हमारे पास जो उस ऑब्जेक्ट है, वो जो हमारे पास कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसका जो वेट होगा, उसका हमारे पास जो वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का, जब वो बंदा आसमान से नीचे कूदेगा वो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ऐसा ही है। तो हमारे पास जितना बॉडी का वेट होगा उतनी ही हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है वो ऊपर लगेगी, यानी कि पैराशूट में, जिसकी वजह से हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है, जिसको मैं रेजिस्टेंस का नाम कह देता हूँ, जिसकी वजह से हमारे पास जो ड्रैग फोर्स है और वेट ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं बचेगी। और अगर हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या अनबैलेंस फोर्स या नेट फोर्स एंड के अंदर नहीं बचेगी, ओके, तो उसका मतलब ये होगा कि मेरे पास जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा वो मेरे पास होगा जीरो। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी की वेलोसिटी मेरे पास कांस्टेंट हो गई। अब बॉडी की वेलोसिटी मेरे पास कांस्टेंट जब हो रही है जब बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, और उन बहुत सारी फोर्सेस को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स मिल रही है जीरो, जिसकी वजह से बॉडी का एक्सेलरेशन आ रहा है मेरे पास जीरो, और उसकी वजह से बॉडी की जो वेलोसिटी है वो मेरे पास हो रही है कांस्टेंट। ओके, तो ऐसी बॉडी की वेलोसिटी को मैं कहूंगा कि हमारे पास है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, साथ ही साथ अगर कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है जब वो हमारे पास फ्लूइड के अंदर जाता है, जब भी हमारे पास जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी का जो एक रोल है वो निकल के आता है बेसिकली। ओके, और न्यूटन्स लॉ के अंदर भी बेसिकली हम लोग जो है टर्मिनल वेलोसिटी को पढ़ते हैं। तो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का कुछ मिला के दो फॉर्मूला है। ठीक है, पहला फॉर्मूला हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी का आता है वो हमारे पास होता है दैट इज वेलोसिटी इक्वल्स टू mg अपॉन 6 पाई ईटा आर। पहला फॉर्मूला हमारे पास जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी का ये रहा कि हमारे पास जो m है वो मास है, जी हमारे पास ग्रेविटी है, सिक्स हमारे पास सिक्स है, पाई पाई है, एन हमारे पास विस्कोसिटी है, और हर आर हमारे पास जो है वो बेसिकली हमारे पास रेडियस है। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है टर्मिनल वेलोसिटी का, वो बेसिकली होता है दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 2g रो आर स्क्वायर अपॉन 9 ईटा। टू टू है, जी हमारे पास जो है वो जी है, रो हमारे पास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, ओके, आर हमारे पास रेडियस है, नाइन नाइन है, और ईटा हमारे पास जो है वो विस्कोसिटी है। तो अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर देखूं तो मेरे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो मेरे पास विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करती है, मेरे पास डायमीटर ऑफ स्फीयर के ऊपर भी डिपेंड करती है, और मेरे पास डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। मेरे पास जो विस्कोस सॉरी मेरे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। ओके, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे पास जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। A stone of mass m is thrown vertically upward with the velocity v. Which of the following statement is correct? हमारे पास सिचुएशन ये होती है काइनेमेटिक्स के अंदर कि यहाँ पे आपको एक वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है कि उससे हम लोग कह रहे हैं a stone of mass m is thrown vertically upward। यहाँ पे एक वर्ड है जिससे हम लोग कह रहे होंगे थ्रोन। थ्रोन का मतलब बेसिकली हमारे पास ये होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो थ्रो कर रहे हो विद सम वेलोसिटी, थ्रोन का मतलब होता है कि आपने जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी दी हुई है। इनिशियल मतलब कि आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके पास नॉन जीरो है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके पास नॉन जीरो। लेकिन अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है वो आपके पास जीरो है। ये जो दो वर्ड्स हैं ये आपको काइनेमेटिक्स के अंदर लातादार दिख जाएंगे। ओके, एक आपको दिखेगा थ्रो और एक आपको दिखेगा ड्रॉप। अभी कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपके पास इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपके पास करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, द स्टोन ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस
ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ड्यूरिंग बोथ असेंट एंड डिसेंट। अब देखो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे वर्टिकली अपवर्ड, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है वो उसको वेलोसिटी दे रहे हैं। अब अगर ये हमारे पास कोई एक बॉल है, ठीक है, और हमने इसको थ्रो किया है वर्टिकली अपवर्ड, और इसको हमने कुछ ना कोई वेलोसिटी दी हुई है। अब इस ऑब्जेक्ट का हमारे पास जो वेट है वो हमारे पास एक्ट कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये जो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट का वेट है जो ये एक्ट कर रहा होगा हमारे पास वर्टिकली डाउनवर्ड, ये इस ऑब्जेक्ट को डी एक्सीलरेट करेगा। और जब ये इस ऑब्जेक्ट को डी एक्सीलरेट करेगा तो हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी जो स्पीड है इसके अंदर कमी आती रहेगी। कमी आते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्टॉप हो जाएगा। और उसी आप बेसिकली पॉइंट को कह रहे होते हो कि वो हमारे पास एक अदर मैक्सिमम पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो वेट है वो हमारे पास एक हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और बॉडी की वेलोसिटी है हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड। ओके, जब भी हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्ट डीएक्सिलेट हो रहा है। अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे आएगा, ओके, तो हमारे पास जो बॉडी का वेट है वो हमारे पास एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और हमारे पास जो बॉडी की फाइनल वेलोसिटी होगी वो भी हमारे पास एक्ट करेगी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हमारे पास जो बॉडी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आएगी एज कम्पेयर टू पहले वाले केस में। पहले वाले केस के अंदर हमारे पास वेट और वेलोसिटी एंटी पैरेलल थे। इस वाले केस के अंदर हमारे पास जो वेट है, ठीक है, वो भी हमारे पास डाउनवर्ड है, और जो वेलोसिटी वो भी हमारे पास डाउनवर्ड है। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सीलरेट होगा। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सीलरेट होगा तो ऊपर आने का टाइम और नीचे आने का टाइम आपके पास जो है वेरी करेगा। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, वो आपके पास करेक्ट आंसर नहीं। नाउ ऑप्शन नंबर बी, the total energy of the stone is constant throughout the ascent and descent in accordance with the law of conservation of energy। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी है, ठीक है, वो हमारे पास कंजर्व भी होगी। कंजर्व होने से मुराद है कि जो उसकी इनिशियल वैल्यू होगी वही हमारे पास जो है वो उसकी फाइनल वैल्यू होगी, और उसके अंदर कोई भी हमारे पास जो है वो कमी नहीं आएगी। तो हमारे पास ओवरऑल फिनोमेना के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती रहती है, और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है साथ ही साथ वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं वो हमारे पास इंटर चेंजेबल होती रहती हैं। ओके, जब हमारे पास ऊपर जाती है बॉडी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, जब हमारे पास बॉडी नीचे आती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास जो है इसका राइट आंसर है। नाउ ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं। द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द ascent एंड descent in accordance with the law of conservation of energy। अब देखो हमारे पास सिचुएशन ये होता है कि टोटल मोमेंटम हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, देखो टोटल मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट जो है वो उस सूरत के अंदर हो सकता है कि हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्स है, किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स है, या किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स है, या किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाली अनबैलेंस फोर्स है, ये हमारे पास जीरो हो जाए। या किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स, या किसी बॉडी के ऊपर लगने वाली अनबैलेंस फोर्स, और या किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स हमारे पास जीरो हो जाएगी, तो उस सूरत के अंदर हम लोग वाली बात करेंगे कि हमारे पास जो बॉडी का जो टोटल मोमेंटम है, यानी कि बॉडी का जो चेंज है मोमेंटम, बॉडी का जो चेंज है मोमेंटम है वो हो गया हमारे पास कंजर्व। ठीक है, यानी कि हमारे पास जितना इनिशियल मोमेंटम था उतना ही बॉडी का जो है वो फाइनल मोमेंटम हमें मिल रहा होगा। कंजर्व का मुराद है बेसिकली आपके पास कंजर्व से मकसद है कि जितना बॉडी की वैल्यू इनिशियल थी उतनी बॉडी की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाए, फाइनल हो जाए। तो इसी चीज को हम लोग कह रहे होंगे बेसिकली हमारे पास क्या है, कंजर्व है। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर हम लोग जो स्टेटमेंट लेके चल रहे होते हैं वो ये चल रहे होते हैं कि बॉडी के ऊपर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, तभी आपके पास जो चेंज मोमेंटम है वो होगा जीरो। इसका मतलब ये होगा कि फाइनल मोमेंटम आपके पास इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। लेकिन अगर आपके पास बॉडी के ऊपर लगने वाला जो जो एक्सटर्नल फोर्स है अगर वो जीरो नहीं है तो आपके पास ऐसा नहीं होगा। सिमिलरली आपके पास टॉर्क के अंदर भी ये होता है कि हमारे पास अगर बॉडी पे लगने वाला जो एक्सटर्नल टॉर्क है अगर वो हमारे पास जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो भी हमारे पास एक राइट आंसर, वो गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, a particle p moving with kinetic energy e and momentum p makes a head-on collision with an identical particle q which is initially at rest. Both particles is stick together. Which of the following rows correct represents the kinetic energy and the momentum? अब हमारे पास सिचुएशन ये कि जब भी हमारे पास कोलिशन होगा तो कोलिशन हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास कहला रहा होता है इलास्टिक कोलिशन, और एक हमारे पास कहला रहा होता है इन इलास्टिक कोलिशन। ये दो तरह के हमारे पास जो है वो कोलिशंस होते हैं। इलास्टिक कोलिशन हमारे पास एक ऐसा कोलिशन होता है जिसके अंदर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और बॉडी का मोमेंटम हमारे पास होता है कंजर्व। इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास एक ऐसा कोलिजन होता है जिसके ऊपर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और बॉडी का मोमेंटम, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कंजर्व नहीं होती है, लेकिन बॉडी का जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो हमारे पास कंजर्व होता है।
कंजर्व से मुराद है कि जो उसकी इनिशियल वैल्यू है वो उसकी फाइनल वैल्यू है। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे, ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसा चीज नहीं नजर आएगी, ठीक है। ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज ये होगा कि सवाल में ना हमें कहीं भी बताया गया नहीं है कि ये हमारे पास जो है वो कौन सा कोलिशन है, इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। तो देखो, इसको पहचानने का ट्रिक हमारे पास ये लिखी हुई कि हमारे पास जब कोलिजन हो रहा है, कोलिजन के बाद हमारे पास दोनों के दोनों जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास स्टिक टुगेदर होना है। स्टिक टुगेदर सॉरी सॉरी स्टिक टुगेदर से हमारे पास जो है वो मुराद यहाँ पर ये होती है कि दोनों के दोनों जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से चिपक गए। और जब दोनों के दोनों जो पार्टिकल्स हैं जब वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो आपके पास एक कंपोजिट जो है वो बन जाता है आपके पास बेसिकली। और ये आपके पास सिनेरियो कहला रहा होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिशन का। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जब भी हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा, तो उसके अंदर हमारे पास सिचुएशन ये होगी कि दोनों के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पास स्टिक टुगेदर हो जाएंगे। ओके। तो ये बेसिकली, और आपके पास एक कंपोजिट सिस्टम बना लेंगे। ओके। तो ये बेसिकली आपके पास सिनेरियो होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का। अब अगर ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो मैं वाली बात मान लेता हूँ कि हमारे पास जो एक पी बॉडी है और हमारे पास एक क्यू बॉडी है। ओके। तो पी बॉडी जो है वो किस वेलोसिटी से मूव करेगी आफ्टर द कोलिजन, मैं ये वाली बात जो है वो बासानी यहाँ से मालूम कर लेता हूँ। ओके। तो अब देखें कैसे मालूम करेंगे। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि हम लोग जो केस पढ़ते हैं उसके अंदर जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो जीरो होती है। दैट इज m1u1 प्लस m2u2 प्लस m1v प्लस m2v। अब देखो, मैंने m1v और m2v लिखा है, मैंने यहाँ v1v2 नहीं लिखा। मैंने यहाँ v1v2 इसी वजह से नहीं लिखा है क्योंकि हमारे पास जो कोलिजन होने के बाद जो दोनों के दोनों बॉडीज थी वो एक दूसरे से चिपक रही थी, ठीक है, और एक दूसरे के साथ स्टिक हो गई थी, तो आपके पास एक कंपोजिट सिस्टम बन रहा था। तो जो वेलोसिटी बॉडी वन की होगी, वही वेलोसिटी हमारे पास जो है वो बॉडी टू की यहाँ पे होगी, ठीक है, पहली बात। ये U1 है, ये हमारे पास पी बॉडी की वेलोसिटी है। U2 हमारे पास दूसरी बॉडी की वेलोसिटी है। क्वेश्चन में क्लियरली वाज़ेह है, क्वेश्चन में क्लियरली वाज़ेह है कि हमारे पास जो क्यू बॉडी है वो इनिशियली है एट रेस्ट के ऊपर। यानी कि हमारे पास जो U2 है वो हमारे पास है जीरो। जब U2 हमारे पास M2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हमारे पास जीरो बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास M1U1 इक्वल्स टू M1 प्लस M2, और ब्रैकेट में आ गया मेरे पास V, ठीक है। मैंने जो है वो यहाँ से V को कॉमन निकाल दिया। अब मैं जो हूँ वो इसको नीचे भेज रहा हूँ। तो ये बन जाएगा मेरे पास M1U1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके। अब सिनेरियो हमारे पास ये है कि मुझे जो है वो वेलोसिटी चाहिए, तो मुझे M1 और M2, ठीक है, इनको एक वैल्यू के अंदर सेपरेट करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये M1 को भी मैं M लेट कर रहा हूँ और M2 को भी मैं M लेट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा MU1 अपॉन 2M। एम से कट जाएगा और मेरे पास जो बॉडी की वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, मेरे पास बॉडी की वेलोसिटी आएगी दैट इज U1/2। यानी कि मेरे पास जितनी बॉडी की वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसका अगर मैं हाफ कर लूंगा, तो बॉडी की मेरे पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर बॉडी मिसाल के तौर पर 10 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, तो कोलिजन होने के बाद बॉडी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही होगी। ओके। सो अब हमारे पास अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं क्यू की, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता है वो बनता है k.E = हाफ mv²। ओके। अब मेरे पास जो v है वो मेरे पास ये रहा U1/2, तो ये बन जाएगा 1/2 m U1² अपॉन 4। यानी कि मेरे पास ये बन जाएगा डेट इज k.E1 मल्टीप्लाई बाय 1/4। यानी कि मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी बॉडी की, मेरे पास जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी आ जाएगी, वो मेरे पास आ जाएगी 1/4। अब मुझे सिस्टम की एनर्जी चाहिए। देखो, मैंने जो है वो तो क्यू की जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो निकाल ली। ओके। अब मुझे सिस्टम की एनर्जी चाहिए। तो सिस्टम की एनर्जी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसी काइनेटिक एनर्जी को ऐड करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा k.E सिस्टम इक्वल्स टू 1/4 ke प्लस 1/4 ke। अब नीचे नंबर सेम हो एक दफा तो ऊपर वाले नंबर एज इट इज आएंगे, तो ऊपर वाले नंबर तो बन जाएंगे मेरे पास 2k.E/4। यानी कि मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, k.E/2 आएगी। ये मेरे पास सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है। अब देखो, अब मुझे मोमेंटम चाहिए क्यू का, कि मेरे पास जो है वो क्यू का मोमेंटम क्या था। तो मेरे पास जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो मेरे पास होता है P = mv। यानी कि मेरे पास जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे पास वेलोसिटी का। ओके। अब देखो, इस केस के अंदर हमारे पास सिचुएशन ये है कि मेरे पास जो वेलोसिटी है, इस केस के अंदर सिनेरियो ये है कि मेरे पास जो वेलोसिटी है वो हाफ हो रही है।
अब मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मेरे पास जो वेलोसिटी है अगर वो हाफ होगी, तो मेरे पास जो मोमेंटम है वो भी हाफ होगा, यानी कि क्यू का जो मोमेंटम है मेरे पास आएगा पी अपॉन। अब मुझे सिस्टम का मोमेंटम चाहिए, तो सिस्टम के मोमेंटम के लिए बेसिकली हमें काम करेंगे, दैट इज पी सिस्टम इक्वल्स टू पी अपॉन टू प्लस पी अपॉन टू। तो मेरे पास जो एलसीएम निकल के आएगा वो निकल के आएगा पी, यानी कि मेरे मोमेंटम का सिस्टम जो होगा वो मेरे पास होगा पी। मेरे पास टू का मोमेंटम होगा पी अपॉन टू। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्यू होगी वन अपॉन फोर, और मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम होगी वो मेरे पास होगी वन अपॉन टू। तो मेरे पास इसके तहत जो मेरे पास रोड थ्री है वो इसका राइट आंसर है। देखो क्यू की हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ई अपॉन फोर आ रही है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी मेरे पास ई अपॉन टू आ रही है, मोमेंटम की हमारे पास जो मोमेंटम का क्यू है, ठीक है, क्यू का जो मोमेंटम है बेसिकली वो हमारे पास पी अपॉन टू आ रहा है, और हमारे पास जो सिस्टम का मोमेंटम वो मेरे पास पी आ रहा है। Question number 4. A turning fork P produces 12 beats per second with another turning fork Q. If the frequency of Q is 200 Hz, the frequency of B is। अब हमारे पास जो है वो छोटी सी यहाँ पे सिचुएशन ये है कि व्हाट इज meant बाय बीट्स, क्योंकि यहाँ पे जो है बेसिकली बीट का तस्करा आ रहा है, जो कि आपको ये नजर आ रहा है। बीट्स क्या होती है? देखो बीट्स बेसिकली आपके पास होती हैं कि आपके पास एक दो फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। अब वो जो दो फ्रीक्वेंसीज हैं आपके पास, उन दोनों की आपके पास जो वैल्यू है वो बहुत करीब करीब है, यानी कि मिसाल के तौर पे एक आपके पास वैल्यू है 700 और एक आपके पास वैल्यू है 705, तो दोनों की वैल्यू बहुत करीब करीब है। अब अगर क्या होता है, अगर मैं 700 वाली फ्रीक्वेंसी को जो हूँ वो बजाऊं तो आपको एक आवाज मिलेगी, और 705 वाली फ्रीक्वेंसी को भी अगर मैं बजाऊं तो आपको एक आवाज मिलेगी। फिर क्या होगा कि अगर मैं 700 और 705 वाली फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, दोनों को अगर मैं एक साथ बजा दूं तो आपको एक न्यू आवाज मिल जाएगी, ठीक है, उसी को हम लोग कह रहे होते हैं बीट। बेसिकली बीट्स आपके पास होता है कि आपके पास दो वेव्स हों जिनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के बहुत करीब करीब हो, ओके, और अगर वो आपके पास दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं, ओके, तो ये बेसिकली आपके पास कहला रहा होता है बीट, ओके। अब बेसिकली आपके पास होता है ये कि जब भी हमारे पास वो जो दो वेव्स हैं, ठीक है, जब वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, ठीक है, तो उनके इंटरफेरेंस के ऊपर फर्क आता है, ओके। तो अगर हमारे पास दोनों की दोनों जो वेव्स हैं, ठीक है, अगर वो दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं और कुछ इस तरीके से ओवरलैप करती हैं कि हमारे पास एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के क्रस्ट के ऊपर आ रहा है, तो हमारे पास जो ओवरऑल एम्पलीट्यूड होगा, और हमारे पास जो ओवरऑल एम्पलीट्यूड होगा वो हमारे पास होगा इंक्रीज। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लाउडनेस होगी वो भी हमारे पास होगी इंक्रीज। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास एक वेव का क्रस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के ऊपर आ रहा है, तो हमारे पास जो ओवरऑल एम्पलीट्यूड होगा, हमारे पास जो ओवरऑल एम्पलीट्यूड होगा वो हमारे पास होगा डिक्रीज। तो हमारे पास जो ओवरऑल लाउडनेस होगी वो हमारे पास होगी डिक्रीज। बेसिकली एक वेव का करस दूसरी वेव के करस के ऊपर आ रहा है तो वो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। एक वेव का करस दूसरे वेव के ट्रफ के ऊपर आ रहा है तो वो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और बेसिकली आपके पास वो फ्रीक्वेंसीज जिनके ऊपर आपके पास जो एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है या एम्पलीट्यूड आपके पास कम हो जाता है, उसे हम लोग कह रहे होते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या है? बेसिकली आपके पास वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर आपके पास जो दो वेव्स हैं उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा है या उनका एम्पलीट्यूड आपके पास कम हो रहा है, तो ये बेसिकली आपके पास कहला रहा होता है बीट फ्रीक्वेंसी, जिसका आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ बी इक्वल्स टू एफ वन प्लस माइनस का आपके पास यहाँ पे आएगा एफ टू, ओके। अब आपके पास सिचुएशन ये है कि आपको जो यहाँ से चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ से चाहिए एफ वन या एफ टू, ठीक है। अच्छा हमेशा याद रखिएगा कि आप इनमें से कोई सी वैल्यू निकाल दो आपका हमेशा पॉजिटिव आंसर रहेगा आपके पास, ठीक है। सो ना अब मैं मान लेता हूँ कि भाई मुझे एफ वन चाहिए, एफ टू मुझे गिवन है, ठीक है। तो एक बार मैंने लिखा एफ बी इक्वल्स टू एफ वन प्लस एफ टू, और एक बार मैंने लिखा एफ बी इक्वल्स टू एफ वन माइनस एफ टू, ओके। अब इस फिलहाल एफ टू को आप वहां ले जाएं तो ये बन जाएगा एफ बी माइनस एफ टू इक्वल्स टू एफ वन, और ये माइनस एफ टू का वहां ले जाएं तो बन जाएगा एफ बी प्लस एफ टू इक्वल्स टू एफ वन, ठीक है ना। एफ बी आपके पास 12 है, एफ टू आपके पास 200 है, तो अगर 12 में से 200 निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 188 हर्ट्स। सिमिलरली सिमिलरली आपके पास जो एफ बी है, आपके पास जो एफ बी है 12 है, एफ टू आपके पास 200 है, ठीक है, सॉरी सॉरी प्लस होगा, ठीक है। एफ बी आपके पास 12 है, एफ टू आपके पास 200 है, 200 प्लस 12 आपके पास बन जाएगा 212 हर्ट्स। तो एफ वन आपके पास कितना आ रहा है? 212 हर्ट्स, यानी कि इसका जो आंसर है वो आपके पास 188 हर्ट्स होगा या 212 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई सा भी आप जो है वो करेक्ट करते, आपके पास जो है वो आंसर आ जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन अ बस इज एट रेस्ट, a pendulum hanging from the ceiling inside the bus is just above a certain mark on the floor.
when the moves in the straight line when the bus moves in the straight line at a constant speed of 120 किलोमीटर पर आवर on the motorway, pendulum will oscillate होगा नहीं होगा क्या होगा। अब देखो आपके पास जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला आपके पास होगा, डेट इज टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस। ये आपके पास सिनेरियो है, लेकिन उस केस के अंदर सिनेरियो है जब इस पेंडुलम के ऊपर आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स भी लगे। अब ये एक्सटर्नल फोर्स आती ही कहाँ से, देखो देखो एक्सटर्नल फोर्स आपके पास हमेशा आएगी जब भी जो बॉडी है जो वो एक्सिलरेट नहीं होगी। जब बॉडी आपके पास एक्सिलरेट होगी, ठीक है, जब भी बॉडी आपके पास एक्सिलरेट होगी तो आपके पास जो है उसको लाने के लिए आपके पास एक्सटर्नल फोर्स का वहां पे होना लाजमी है। अब क्वेश्चन में इतनी बड़ी हिंट हमें गिवन है कि व्हेन द बस मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर, यानी कि आपके पास जो बॉडी की स्पीड है या फिर बॉडी की जो वेलोसिटी है, आपके पास बॉडी की स्पीड या आपके पास जो बॉडी की वेलोसिटी है वो है आपके पास कांस्टेंट। जब आपके पास बॉडी की स्पीड या जब आपके पास बॉडी की वेलोसिटी जब आपके पास कांस्टेंट हो जाती है तो आपके पास जो बॉडी का एक्सीलरेशन होगा, ठीक है, वो आपके पास होगा जीरो। तो आपके पास जो ए यहाँ पर है ये आपके पास हो जाएगा जीरो और ये बन जाएगा आपके पास टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो आपके पास कोई भी जो आपके पास बॉब है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। ओके, और कोई भी आपके पास पेंडुलम है, अगर उसके पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, इसका मतलब ये कि जहाँ पे आपके पास पेंडुलम था वहीं पे लगा रहेगा। सो आपके पास ऑस्किलेट विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट मीन पॉइंट, वो ऑस्किलेट नहीं होगा क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। सो स्टे ओवर द मार्क बिकॉज देयर इज नो फोर्स ऑन द पॉप ड्यू टू मोशन। आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपके पास राइट आंसर है। अब फोर्स क्यों नहीं लग रही, क्योंकि आगे वो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कि बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन के लिए आपके पास जो है बॉडी का जो फोर्स है उसका होना आपके पास लाजमी लाजमी। क्वेश्चन नंबर 6, the above diagram shown the velocity time graph of an object traveling from point A to point B. The maximum acceleration of the object during the journey is in मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो आपके पास ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपके पास जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपके पास जो स्लोप होता है जिसको हम लोग एम से यूनिट करते हैं, वो आपके पास बता रहा होता है एक्सीलरेशन। ठीक है, अब आपके पास जो पहला आपके पास जो ग्राफ है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है थोड़ा सा कर्व पाथ, दूसरा आपको दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि इस स्ट्रेट लाइन की जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के और परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो इसकी एक्सेलरेशन नहीं निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन आपके पास है जीरो। सर इसकी एक्सेलरेशन जीरो क्यों है, इसकी एक्सेलरेशन जीरो इसी वजह से है क्योंकि आपके पास जब बॉडी की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। सर आपको कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो बॉडी की वेलोसिटी है वो हमारे पास कांस्टेंट है। मुझे ऐसे पता चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो, और उसका ग्राफ हमारे पास ये बन रहा है। ये ग्राफ क्या बता रहा है, इस ग्राफ को आप पढ़ोगे ऐसे कि आपके पास देखो टाइम की वैल्यू कुछ भी हो, पहले टाइम की वैल्यू 1 सेकंड थी तो बॉडी यहाँ पर थी। टाइम की वैल्यू आपके पास 2 सेकंड थी तो बॉडी यहाँ पर आ गई। टाइम की वैल्यू 3 सेकंड हो गई, ठीक है, आपके पास टाइम की वैल्यू 4 सेकंड हो गई, टाइम की वैल्यू 5 सेकंड हो गई, ठीक है, और 4.5 यहाँ पे सेकंड हो गए। ठीक है, अब देखो आपके पास टाइम आपके पास गुजर रहा है, टाइम आपके पास गुजर रहा है, लेकिन आपके पास जो बॉडी की वेलोसिटी है, ठीक है, वो चेंज ही नहीं हो रही। बॉडी 1 सेकंड की बॉडी यहाँ पर थी, मान लो कि मिसाल के तौर पे इसकी वैल्यू यहाँ पे है 6 मीटर पर सेकंड। अब 1 सेकंड आया बॉडी 6 मीटर पर सेकंड पर है, 2 सेकंड आया बॉडी दोबारा 6 मीटर पर सेकंड है, 3 सेकंड आया बॉडी दोबारा 6 मीटर पर सेकंड है। अब देखो ग्राफ के अंदर सिनेरियो आपके पास ये होता है ना कि आपके पास देखो वन यहाँ पे शुरू होता है, टू यहाँ पे शुरू होता है, फिर सिक्स है तो यहाँ पे सेवन आएगा, फिर सेवन है तो यहाँ पे एट आएगा। यानी कि वर्टिकली जब आप ऊपर जाओगे तो आपके पास वैल्यू चेंज होगी। अब बॉडी आपके पास 1 सेकंड है तो बॉडी की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है। बॉडी 2 सेकंड पर आ रही है तो बॉडी की वेलोसिटी अगेन 6 मीटर पर सेकंड है। बॉडी 3 सेकंड पर आ रही है तो बॉडी की वेलोसिटी अगेन 6 मीटर पर सेकंड है। बॉडी 4 सेकंड पर आ रही है तो बॉडी की वेलोसिटी अगेन आपके पास 6 मीटर पर सेकंड है। यानी कि आपकी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। जब भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होगी तो आपके पास जो बॉडी की एक्सेलरेशन है वो हो जाएगी आपके पास जीरो। ओके, सुनो, तो इसकी जो एक्सेलरेशन है वो तो आपके पास आ गई जीरो। अब बचा आपके पास, क्योंकि इसकी वेलोसिटी आपके पास चेंज हो रही है तो इसकी एक्सेलरेशन आपके पास कुछ ना कुछ है। अब देखो आपके पास जो वेलोसिटी की यहाँ पे जो इक्वेशन दी हुई है, अब क्योंकि ये आपके पास एक अदद जो है वो कर्व है, अब कर्व की इक्वेशन आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक आती है, तो उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पहले से दी हुई है जो कि आपके पास बनती है 3t स्क्वायर। अब हमने कुछ भी नहीं करना,
हमने यहाँ पे थोड़ी सी डेरिवेटिव की एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई करनी है, क्योंकि फिजिक्स में डेरिवेटिव्स का बहुत काम है। ओके, अब देखो सिनेरियो क्या है। अब वेलोसिटी की इक्वेशन आपको दी हुई है 3t²। जब भी आपको डेरिवेटिव अप्लाई करने होते हैं तो हमेशा वाली बात याद रखना कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ जाते हो और वेलोसिटी से अगर आप एक्सीलरेशन की तरफ जाते हो, तो आप हमेशा जो है वो डेरिवेटिव लोगे। और अगर आप एक्सीलरेशन से वेलोसिटी की तरफ जाते हो और वेलोसिटी से आप जो हो वो डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाते हो, तो आप जो हो वो हमेशा इंटीग्रेशन करोगे। तो अब आपके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है आपके पास v = t², 3t²। अब मुझे वेलोसिटी से एक्सीलरेशन की तरफ जाना है। ओके, तो क्या करूंगा, मैं इसको डेरिवेटिव करूंगा। तो हम इसको इस तरह करेंगे, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी, यानी कि dv/dt इक्वल्स टू d/dt 3t²। अब ये जो कांस्टेंट होते हैं इनके ऊपर डेरिवेटिव आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता, कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, तो कांस्टेंट आपके पास बाहर आएगा, तो 3 .d/dt, और ये बन जाएगा आपके पास t²। और डेरिवेटिव का यहाँ पे जो है पावर रूल अप्लाई होगा, और वो आपके पास बन जाएगा dv/dt इक्वल्स टू 3 पहले पावर उतारेंगे, ठीक है, तो पावर उतारी। अब जो बेस है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो 2 - 1 होगा यहाँ पे। एंड देन अगेन डेरिवेटिव उसकी बेस के ऊपर अप्लाई करना जरूरी है। सो ये हो जाएगा आपके पास dv/dt इक्वल्स टू 3 .2, और 2 - 1 आपके पास, और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। और फिर t के ऊपर पावर 2 - 1, 2 - 1 जो है आपके पास बराबर होता है दैट इज 1 के, तो यहाँ पे t आ गया, ठीक है। ये बन गया आपके पास 2, तो ये बन गया 3 .2 अब देखो d/dt, सिमिलरली पहले पावर उतारेंगे, पावर फिर बेस में से आके 1 माइनस करेंगे, तो आपके पास वहां पे 0 बचेगा। टी की पावर 0 आपके पास 1 के बराबर होता है, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 1। अब ना, अब 3 को आपने जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया आपके पास 3 × 2 = 60। तो ये हो गया आपके पास 60 इक्वल्स टू एक्सीलरेशन, तो आपके पास एक्सीलरेशन क्या वैल्यू आ रही है, 60 आ रही है। अब आपको टी की वैल्यू चाहिए। अब देखो टी की वैल्यू जो है उसने आपको ये गिवन की हुई है, टी की जो वैल्यू है उसने आपको ये गिवन की हुई दैट इज 1 सेकेंड। टी की जगह पे आप 1 सेकेंड पुट कर लो, तो ये बन जाएगा आपके पास, टी की जगह पे जब 1 सेकेंड पुट करोगे और 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आपके पास आएंगे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपके पास इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, एन ओल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट अ रेडियस ऑफ r1 is replaced by a new satellite of orbit and of radius r2. The new satellite has twice the mass of first satellite, and each of the satellite has an orbit of 24 hours. The ratio of r2/r1 is, अब देखो यहाँ पे केपलर का लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। अब केपलर का लॉ है तो आपके पास 3 लॉ, लेकिन हम लोग केपलर के थर्ड लॉ को जो है इसके अंदर पढ़ते हैं। अब देखो केपलर का थर्ड लॉ बेसिकली आपके पास ये कहता है कि आपके पास जो रेडियस है, डिस्टेंस है, ठीक है, किसी भी प्लेनेट के सेंटर से लेके, यूजुअली सन की बात होती है यहाँ पे, अगर आपके पास जो डिस्टेंस है, ठीक है, सन के सेंटर से लेके आपके पास किसी भी प्लेनेट के सेंटर तक, ठीक है, आपके पास जो रेडियस है या आपके पास जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो जितना ज्यादा छोटा होगा उसका जो टाइम पीरियड है वो उतना ही ज्यादा आपके पास छोटा होगा एक दिन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि आपके पास यहाँ पे r³ आ जाता है और यहाँ पे आपके पास t² आ जाता है बस, ठीक है। अब आपके पास जो केपलर की लॉ की इक्वेशन है वो आपके पास बनती है डेट इज r³ इक्वल्स टू gmt² अपॉन 4 पाई स्क्वायर, सॉरी, ये आपके पास केपलर की लॉ की इक्वेशन। ये आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम आपके पास मास है प्लेनेट का, ये आपके पास टाइम पीरियड है, 4 है, पाई पाई। अब इस इक्वेशन के लिहाज से हमें कहीं पे भी ये नजर नहीं आ रहा कि हमारे पास जो रेडियस है या हमारे पास जो डिस्टेंस है, ओके, वो हमारे पास जो है वो सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड है, कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा। तो सैटेलाइट का आपके पास मास कुछ भी हो इट इज इंडिपेंडेंट। ओके, तो आपके पास जो टाइम पीरियड है, ओके, वो आपके पास है सेम। अब आपके पास चाहे न्यू ऑर्बिट हो चाहे आपके पास पुराना ऑर्बिट हो, टाइम पीरियड दोनों को जो लग रहा है वो आपके पास सेम ही लग रहा है। देखो ये लिखा हुआ आपके पास कि द न्यू सैटेलाइट हैज ट्वाइस द मास ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट एंड ईच ऑफ द सैटेलाइट हैज एन ऑर्बिट ऑफ 24 आवर्स, यानी कि आपके पास जो टाइम पीरियड है कंप्लीट होने का
वो आपके पास 24 आवर्स ही है। तो आपके पास टाइम पीरियड तो सेम लग रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर टाइम पीरियड सेम है, जो रेडियस है या फिर आपके पास डिस्टेंस जो है आपके पास वो भी आपके पास सेम है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको रेशियो को डिवाइड भी करोगे तो आपके पास इसका जो आंसर है वो 1 ही आएगा। ओके, तो आप इसको खुद बना भी सकते हो। दैट इज आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, यानी कि R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब इक्वल्स टू T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर। और T1 भी 24 है, T2 भी 24 है, दोनों को कैंसिल कर लेंगे और आपके पास आ जाएगा 1/1। 1/1 बना के बनता है 1:1। ओके, तो आपके पास जो रेशियो है वो आपके पास बिल्कुल सही निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 8। Two forces of magnitude 5 Newton and 8 Newton act on a point. Which of the following cannot be the magnitude of resultant force? देखो, जब भी आपके पास दो वेक्टर्स मिले और दो वेक्टर्स के रिजल्ट से आपको एक ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाए, तो उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर उस रिजल्टेंट वेक्टर का साइज कितना होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। दैट इज R इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास जो है फॉर्मूला है। अब कभी कभी जो है वो इस फॉर्मूले में यहाँ पे आपको जो है माइनस का साइन भी नजर आता है। ये माइनस का साइन बेसिकली आपके पास जो है ए और बी के नेगेटिव होने की वजह से भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, अब देखो सिनेरियो क्या है। वो कह रहे हैं कि आपके पास दो फोर्सेस हैं जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और 8 न्यूटन है। वो एक पॉइंट के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। आप ये बताओ कि इनमें से इनका कौन सा रिजल्टेंट नहीं हो सकता। अब देखो, रिजल्टेंट जो है वो एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम लोग जो एंगल है वो खुद से जो है वो एज्यूम नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए जो है वो बेसिकली हमने इसको एक बार इसकी रेंज बनानी होगी। अब इसकी रेंज को बनाने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे तरीका फॉलो होगा वो ये होगा कि आपने एक बार इनको करना होगा प्लस और एक बार आपने करना होगा इनको माइनस। तो 8 - 5 आपके पास 13 न्यूटन होता है और 8 - 5 आपके पास 3 न्यूटन होता है। यानी कि इनकी जो आपके पास रेंज है, यानी कि इनकी जो आपके पास रेंज है, जो रिजल्टेंट आपके पास आ सकता है वो 3 न्यूटन से लेकर 13 न्यूटन के दरमियान में जितने भी नंबर है, इंक्लूडिंग 3 न्यूटन एंड 13 न्यूटन, ठीक है, इनके दरमियान में और इंक्लूडिंग 3 न्यूटन 13 न्यूटन ये भी आ सकता है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा आपके पास वो 6 न्यूटन भी आ सकता है, 10 न्यूटन भी आ सकता है, आपके पास 13 न्यूटन भी आ सकता है। आपके पास जो रिजल्टेंट है वो 3 न्यूटन 2 न्यूटन नहीं आ सकता, क्योंकि आपके पास जो 2 न्यूटन है वो इस रेंज से बाहर है। ठीक है, तो कोई भी आपके पास गिवन ऑप्शंस अगर इस रेंज से बाहर होगा तो वो आपके पास इसका राइट आंसर बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन इज, देखो आपके पास जो स्ट्रेन होता है ना वो आपके पास एक यूनिट लेस है, क्योंकि आपके पास जो स्ट्रेन है उसका फॉर्मूला आपके पास होता है चेंज इन लेंथ ओवर इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ का भी यूनिट मीटर, इनिशियल लेंथ का भी यूनिट मीटर, तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 1। तो स्ट्रेन की आपके पास कोई डायमेंशन नहीं होती। सिमिलरली स्ट्रेन हो गया, आपके पास जितने भी जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है आपके पास दैट इज ER, वो भी, और आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इन सब की आपके पास जो डायमेंशन होती है वो होती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सारे का सारे आपके पास एक डायमेंशन लेस है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। अब देखो, प्लैंक कांस्टेंट की हमारे पास जो डायमेंशन निकल के आती है ना वो कुछ इस तरीके से निकल के आती है कि हमारे पास जो प्लैंक कांस्टेंट है इसका हमारे पास जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है 6.625 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 ये वैल्यू है, और जे डॉट सेकंड। यानी कि प्लैंक कांस्टेंट का हमारे पास जो यूनिट है वो है जे डॉट सेकंड। ठीक है, और जे बोले तो जूल और सेकंड बोले तो आपके पास सेकंड। अब जो जूल है वो आपके पास बेसिक यूनिट नहीं है, तो आप इसको बेसिक यूनिट के अंदर कन्वर्ट करोगे। आपके पास जो जूल है वो ओपन होके बन जाता है न्यूटन डॉट मीटर, और यहाँ पे आता है आपके पास सेकंड। तो जो न्यूटन है वो आपके पास बनेगा MLT-2। मीटर आपके पास जो है यहाँ पे आएगा L, और सेकंड आपके पास आएगा यहाँ पे T। ठीक है, सुनो, L L से मल्टीप्लाई होके आपके पास बन जाएगा ML स्क्वायर, और T⁻⁻2। T⁻⁻2 आपके पास T⁻1 के बराबर होगा, तो ये आपके पास बन जाएगा T⁻⁻1। तो आपके पास जो इसकी डायमेंशन निकल के आएगी वो निकल के आएगी ML² T-1, विच इज ऑप्शन नंबर बी आपके पास द राइट आंसर। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट वो MCQ जो कि आपसे यूटी के पेपर्स के अंदर पूछे गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। जज़ाकल्लाह, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।